really a magical thing to understand कि motivation plays a very big role in our life. 4 दिन बचे एग्जाम्स को. 2 दिन कितने और कितने घंटे और कितने मिनट्स बचे हैं वो भी कैलकुलेट कर दिया होगा अभी लोगों ने. क्योंकि यू पीपल रियली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट्स. अभी जो उत्सुकता दिखाई दे रही है ना, ऐसी उत्सुकता अगर पहले रहती तो बहुत कुछ अच्छे से वेल प्लान्ड होता. बट खैर, जब जब जो होता है तब तब सो होता है. देर आए दुरुस्त है, वॉटेवर जैसा भी है. मेरे कहने का मतलब ये है कि यू पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन. कि वंस यू गेट मोटिवेटेड ना, 40 दिन का पढ़ाई भी 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे. दिल पे लेना बहुत ज़रूरी है. और मोटिवेशन एक ऐसी कला है, मोटिवेशन एक ऐसी कला है जिससे आप किसी को स्टिमुलेट करेंगे. इट्स एन एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ. खुद को भी स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ. मतलब आप किसी को स्टिमुलेट कर रहे हो ताकि आप जैसा चाहे वैसा वो एक्शन करे. मैं जैसा चाहता हूँ वैसे आपका एक्शन होना चाहिए. मैं जैसे चाहता हूँ वैसे आपका एक्शन होना. तो उस तरीके के लिए या उस बात के लिए मैं आपको स्टिमुलेट करूँगा. दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज मोटिवेशन. और माइकल जूशियस अपने डेफिनेशन में यही बता रहा है कि इट्स एन एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू गेट द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन. मतलब आपको अभी जो करना है, मतलब पूरी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है, स्मार्ट प्लान करके पढ़ना है. तो वो कैसा कंप्लीट करे, और अगर वो बात दिल पे लेंगे तो बहुत सारा कंटेंट तुम बहुत कम टाइम में भी खत्म कर सकते हो. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज मोटिवेशन. एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ. आदमी अपने आप में भी मोटिवेट हो सकता है, यानी आप अपने आप को भी मोटिवेट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत सारे थियरीज. क्या करने वाले? थियरीज, मोटिवेशन के थियरीज. जैसे सबसे पहले है अब्राहम मास्लोव का नीड हायरार्की थियरी. क्या है अब्राहम मास्लोव का नीड हायरार्की? ये थियरी के कुछ कंसेप्ट्स मैं एक्सप्लेन करूँगा और जितना हो सके शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि वो उसका प्रॉपर कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में है. अब्राहम मास्लोव ने ये थियरी प्रोपाउंड की थी इस ह्यूमन मोटिवेशन के ऊपर. और इन्होंने अपनी थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए नीड हायरार्की, मतलब नीड का सेट बनाया था. और आप देख सकते हो डायग्राम में कि ट्राइंगल है वो. क्या है वो? ट्राइंगल. जिसमें सबसे ऊंची पायदान वाला जो बॉक्स है वो छोटा है और नीचे वाला जो है ज़्यादा है. इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक सेट ऑफ नीड्स प्रिपेयर किए और अकॉर्डिंग टू हिम ये जो सेट ऑफ नीड्स है कुछ इस तरह से है. ये सेट ऑफ नीड्स है, राइट. इसमें से इस तरह के ब्लॉक्स बने हुए टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहा है. इज इट क्लियर? तो ये है सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5. अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लोव व्हाट इज टेलिंग दैट, वो ये थियरी में क्या बताना चाहता है कि जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें पूरी होती जाती है वो मोटिवेट होने के एलिजिबिलिटी के अंदर एंटर होते जाता है. मतलब मोटिवेट होने के लायक बन जाता है. थियरी इज़ वेरी इजी और अगर आप समझो तो इसको बिना पढ़े भी बहुत अच्छे से लिख सकते हो. कि अगर आप ये सेट ऑफ नीड्स को समझ लो, अगेन सेट ऑफ नीड्स को एक्सप्लेन करना है और थियरी को कंक्लूड कर देना है. बराबर है. अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगी कि सर ये थियरी हम कैसे पढ़े, तो पूरे सेट ऑफ नीड्स एक्सप्लेन करें. जैसे सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किए फिजियोलॉजिकल नीड्स. बराबर है. क्या नीड्स है? हाँ, फिजियोलॉजिकल नीड्स. ओके. तो ये बेसिक नीड्स है. क्या है? बेसिक नीड्स है. रोटी, कपड़ा, मकान, ये सर्वाइवल नीड्स है. ये नीड्स पूरे हो गए तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे नीड्स के ऊपर जाएंगे. बराबर है. हम दूसरे नीड्स के ऊपर जाएंगे. सेकंड नीड्स है फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद है सेकंड है सोशल नीड्स. क्या है? सॉरी, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स. मतलब ये नीड्स पूरा होता है तो इंसान की सेकंड ज़रूरत ये होती है, थर्ड ज़रूरत ये होती है, फोर्थ ज़रूरत ये होती है अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लोव. तो उन्होंने इस नीड के हायरार्की में ये बताया कि जैसे जैसे एक एक नीड्स पूरे होते जाते बंदा मोटिवेट होने के लायक होता है. ठीक है. तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स ये है कि बंदा जहाँ पे भी काम करे उसे पूरी तरह सेफ्टी मिले, अपनी जान को कोई खतरा ना हो, और सिक्योरिटी भी मिले. सिक्योरिटी मतलब कि वो जॉब के लिए टेम्पररी न रहे, परमानेंट रहे. बराबर है. तीसरी जो नीड्स है वो है सोशल नीड्स.
नाउ सोशल नीड्स की बात करेंगे तो सोशल नीड्स, इंसान जो है एक सोसाइटी में रहने वाला जानवर है, इनफैक्ट सोशल एनिमल हम लोग बोल सकते हैं। तो वो चाहता है कि वो उसके दोस्त से ही, वो आइसोलेशन पसंद नहीं करता है, कि वो सबके साथ रहना पसंद करता है। तो वो उसके जो वो नीड्स है वो भी पूरे हो जाने चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल नीड्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में कहो या आसपास में कहो या फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, इन सब के साथ जब उसका सोशल नेटवर्किंग अच्छा होता है तो वो उसकी ज़रूरतें पूरी होती है। चौथी जो बात है वो है एस्टीम नीड्स। क्या है? एस्टीम नीड्स। अब एस्टीम नीड्स मतलब क्या है? ईगो नीड्स। क्या बोलते हैं हम लोग? ईगो नीड्स। कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि भाई पर्टिकुलरली उसका वो ईगो पूरा होना चाहिए कि आई डिजर्व दिस प्लेस, मैं ये जगह पे होना चाहिए और मुझे ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बट मुझे वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो सेल्फ एस्टीम नीड्स पूरे नहीं होते उसके। बात समझे? आई विल रीड दिस पॉइंट। इट रेफर्स टू ईगो नीड्स, पीपल वांट दैट अदर्स शुड रिस्पेक्ट देम। जो डेजिग्नेशन उनको मिलना चाहिए, जो ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए, वो उसे अगर नहीं मिला तो उसका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है, वो कंफर्टेबल नहीं होता है और फिर वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन से दूर चले जाता है। आप समझ रहे हो बात को? तो पहले 3 नीड्स तो हम आसानी से समझ सकते हैं, बराबर है? क्या है वो? बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान जो है हमारा सर्वाइवल नीड्स है, बेसिक नीड्स। दूसरा नीड्स जो सेफ्टी सिक्योरिटी, वो भी समझा सर। इंसान को जो है सेफ्टी, या एम्प्लॉयज़ को जो है ये सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों चीज़ चाहिए होती है, वो अगर मिल जाए तो वो मोटिवेशन के और लायक बन जाएगा। तीसरा है सोशल नीड्स, उसके सराउंडिंग में, उसके फ्रेंड सर्कल में, उसके आसपास पे जो लोग उसको सपोर्टिव रहेंगे, आइसोलेशन में रहेगा, थोड़ा सोशल नेटवर्क उसका अच्छा रहेगा तो बंदा और मोटिवेट होने के लायक हो जाएगा। बट चौथा जो है उसको बोलेंगे हम लोग एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब ईगो नीड्स, मतलब इंसान का, हर एक इंसान का अपना अपना ईगो होता है। अगर उसको उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो मोटिवेशन से थोड़ा दूर चले जाता है। तो पांचवा नीड जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मतलब क्या? बंदे को ऐसा लगता है, एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि भाई मेरा जो पोटेंशियल है, मेरे पोटेंशियल के ऊपर ये लोग मुझे डाउट कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट गिविंग, दे आर नॉट एक्चुअली यूटिलाइजिंग मी विच पोटेंशियल आई हैव। कुछ समझ रहे बात को? मैं जो काम कर सकता हूं, मुझे वो लोग ये काम नहीं दे रहे। इनफैक्ट मैं ये काम के नहीं, ये काम के लिए डिजर्व करता हूं, तो मुझे ये काम नहीं मिल रहा है, ये लोग मुझसे यही काम करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पूरा नहीं हो रहा है, तो बंदा थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मैं कहीं और जाऊँगा तो मुझे अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। बात समझे? व्हाट आई एक्चुअली हैव, व्हाट टैलेंट एंड स्किल्स एक्चुअली आई हैव। यहाँ पे मेरा टैलेंट और स्किल तो सर यूज़ नहीं हो रहा है, यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियल है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा जो पोटेंशियल है वो ऑप्टिमम तौर पे यूटिलाइज हो, तो वो होते हैं मेरे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये समझ रहा है तुमको? ओके, ठीक है। तो ऐसा करके कितने नीड्स हो गए? 5 नीड्स हो गए। कितने नीड्स हो गए? 5 नीड्स। आप अगर अपने ये नीड्स को एक्सप्लेन भी करोगे ना, अच्छा आपने ये देखा रहेगा कि ये जो है ये नीड्स ज़्यादा है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलते जाते हैं ये नीड्स कम होते जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसीलिए ये ट्राइंगल का डायग्राम यूज़ करके प्रपाउंड किया ये थियरी, जिसका नाम है अब्राहम्स मास्लोव नीड हायरार्की थियरी। इसके सेलिएंट फीचर्स आप देख रहे हैं बुक में कि इस थियरी के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया कि वाइड रेंज ऑफ नीड्स है। वाइड रेंज ऑफ नीड्स है मतलब अलग अलग ज़रूरतों को उन्होंने प्रेजेंट किया, वाइड रेंज ऑफ नीड्स। दूसरा है उन्होंने इस ज़रूरतों को स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया है। कैसा डिज़ाइन किया? स्ट्रक्चर में, ट्राइंगल वाले स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया। जैसे मैं बता रहा था कि ये नीड्स ज़्यादा होते हैं किसी के भी, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो नीड्स कम होते जाते हैं। ठीक है, देन उनका ये मानना है कि ये वाला नीड्स पहले सेटिस्फाई होना चाहिए। दैट इज अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लोव कि ये वाला नीड्स पहले सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये। उसके लिए इसको नीड हायरार्की बोला गया कि बाबा ये नीड का जो है ये ज़रूरत पूरी करने का जो स्टेप्स है, ऐसा नहीं है अब्राहम मास्लोव के हिसाब से ये पहले सेटिस्फाई करो एंड देन उसके बाद ये, देन उसके बाद राइट। उसके बाद हाँ, अ सेटिस्फाइड नीड इज नॉट अ मोटिवेटर, मतलब मोटिवेट होने के लायक हो जाता है। मैंने कहा अगर आपके अब्राहम मास्लोव के हिसाब से कि ये बेसिक नीड पूरे हो जाते ना तो वो मोटिवेट होने के लायक हो जाता है। मोटिवेट होता है ऐसा नहीं कहा, अ सेटिस्फाइड नीड इज नॉट अ मोटिवेटर। ये पूरा होता है तो वो मोटिवेट होने के लायक हो गया, एलिजिबल हो गया। तो जैसे जैसे जितना उसका ज़रूरतें पूरी होती जाती है वो और एलिजिबल होती जाता है। गॉट इट एवरीबडी? एंड देन इंटरडिपेंडेंस ऑफ नीड। एक नीड का ये जो है पूरी करने का जो क्षमता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ये होगी तो ये अराइज होगी, ये होगी तो ये अराइज होगी, ये होगी तो
ये मैं अब्राहम मास्लोव की थियरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो वो का है. देर आर सो मेनी अजम्पशंस ऑल्सो एंड देर आर सो मेनी क्रिटिसिजम्स ऑल्सो. बात समझे. उन्होंने जो बताया है वो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर नीड का कनेक्शन है, इंटरकनेक्शन. गॉट द पॉइंट. आगे चलो. इंपॉर्टेंस. हाँ, ये थियरी जो है कॉरपोरेट माहौल के अंदर ये थियरी कैसे कैसे इस्तेमाल होती है. जैसे सबसे पहले उसका इंपॉर्टेंस है कि भाई ये थियरी हमको ये बताती है कि भाई मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स की वजह से एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं. दूसरा तो ये थियरी हमारे को ये बताती है कि इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वेज और प्रॉपर सैलरी का पॉलिसी होना चाहिए. राइट. थर्ड, उसके बाद हेल्थ और सेफ्टी प्रोविजंस प्रॉपर मिलना चाहिए, जो बता रहा है सेफ्टी नीड्स में. फिर उसके बाद वो बता रहा है कि एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो इससे जिससे उनका ईगो हर्ट नहीं होगा, ईगो नीड्स पूरे हो जाएंगे, मतलब सेल्फ एस्टीम नीड्स पूरे हो जाएंगे. और लास्ट में उनको प्रॉपर प्रमोशन भी दिया जाना चाहिए ताकि उनको ऐसा लगे कि जितना काम कर रहे हैं उसका हमको फल भी मिल रहा है. एंड देन लास्ट में जो है चैलेंजिंग जॉब भी दिए जाने चाहिए उनको ताकि उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी पूरा हो. What did everybody? तो ये उसका है. लेकिन थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल अप्रेजल की. अब क्रिटिकल अप्रेजल की बात करेंगे तो थोड़ा सा ये थियरी को लेकर क्या बहस हो रही है, क्या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और क्या ऑब्जेक्शंस रेज हो रहे हैं वो हो रहा है. ठीक है. पहला, सारे इंडिविजुअल का जरूरत ही नहीं है कि एक जैसा जरूरत होता है. अब कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं बेसिक चीज़ें पहले सॉल्व होना चाहिए, बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाना चाहिए, फिर बाद में दूसरी ज़रूरत होगी. तो लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा है कि नहीं भाई यार बेसिक चीज़ें ठीक है, थोड़ा सोशल नीड्स भी हमारा पूरा होना चाहिए. इफ़ आई एम फीलिंग आइसोलेटेड वर्किंग समवेयर, मैं कहीं काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, मुझे सिर्फ एकदम फॉर्मल रिलेशन झेलना पड़ रहा है, तो सर मुझे ये नीड्स मेरे लिए पहले ज़्यादा ज़रूरी है. बात समझे तुम बात को. तो सारे इंडिविजुअल्स के एक तरह की ज़रूरत नहीं होती. और अब्राहम मास्लोव ने इंसान की सारी ज़रूरत ये 5 मुट्ठी में बंद कर दी है. क्रिटिसिजम्स ये बोलता है कि इंसान की ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान की एक जैसी ज़रूरत हो. गॉट इट. दूसरी बात वो बोलता है नीड नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ हायरार्की. किसी किसी के लिए ऐसा होता है कि भाई मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, पैसा थोड़ा कम मिलेगा चलेगा, सैलरी वेजेस थोड़ा कम रहेगा चलेगा, बट आई रिक्वायर प्रॉपर ट्रीटमेंट फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन, माय मैनेजर्स. बात समझे. अच्छा ट्रीटमेंट मिला तो आई एम हैप्पी. पैसा मेरे लिए इतना, कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और कुछ लोगों के लिए पैसा होता है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई ये हायरार्की फॉलो करे. किसी किसी के लिए ये ज़रूरत पहले आ जाती है. बात समझे. देन नीड नॉट ओनली द डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान के बिहेवियर या इंसान के मोटिवेट होने के लिए ये ज़रूरतें पूरी की जानी चाहिए. कभी कभी कौन सी अलग अलग चीज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल आई से मतलब आई गिव एन एग्जाम्पल लाइक दिस कि इफ़ यू आर डिस्टर्ब इन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आप आपके घर से ही डिस्टर्ब हो, देर आर सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो देर यू डोंट हैव द स्कोप ऑफ मोटिवेशन. वहाँ बंदा थोड़ा मोटिवेट नहीं होगा. आप समझ रहे हो बात को. तो सर उसमें ज़रूरतों का क्या लेना देना था. कुछ समझ में आई बात. तो ऐसा ये नहीं है कि भाई वो नीड्स की वजह से ही आपका बिहेवियर चेंज होगा. कभी कभी कुछ बातें होती है कि कोई हम लोग को कुछ बोल देता है तो वो बात हमारे दिल में लग जाती है और फिर वो बात के लिए भी हमारा मोटिवेशन थोड़ा लो डाउन हो जाता है. बात समझे. तो दैट इज व्हाट. ठीक है. और इंसान की ज़रूरत इतना आसानी से एक्सप्लेन करना भी ओवर सिंप्लीफिकेशन, कि इंसान की ज़रूरत को इतनी आसानी से प्रेजेंट नहीं किया. देखो दीज ऑल आर द क्रिटिसिजम्स. और अपन जब भी ये थियरी लिखेंगे तो अपने को 3-4 पॉइंट क्रिटिसिजम्स के लिखना ही पड़ेंगे एनी हाउ, और लिखना ही चाहिए ताकि थियरी को प्रॉपर. थियरी क्या है. अब्राहम मास्लोव ने ये थियरी प्रपाउंड किया है जिसमें उसने 5 नीड्स को एक्सप्लेन किया. 5 पॉइंट्स लिख दिया. 5 पॉइंट्स लिखने के बाद में आप इंपॉर्टेंस लिखो कि भाई ये थियरी का इंपॉर्टेंस कॉर्पोरेट फील्ड में क्या है, कि प्रॉपर वेज पॉलिसी डिसाइड करो, प्रॉपर टाइम पे प्रमोशन दो, ये सब लिखने का. और उसके बाद में गो फॉर क्रिटिकल अप्रेजल. बात समझे. तब जाके अपना थियरी पूरा हो जाता है. गो फॉर द नेक्स्ट थियरी. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते थियरी जो है टफ होते जाते हैं. ठीक है. तो ये वाली जो थियरी है इसको हम लोग बोलेंगे रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी. क्या बोलेंगे हम लोग. देखो माय डियर स्टूडेंट, आई विल नॉट रीड द पॉइंट्स बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट फटाफट. क्यों. क्योंकि इसके बाद और भी थियरीज बाकी है, तो तुम लोग भी प्लीज थोड़ा कॉपरेट करो, फटाफट है. अकॉर्डिंग टू विक्टर रूम, जिन्होंने ये थियरी प्रपाउंड किया है, इनके हिसाब से
मोटिवेशन इज इक्वल टू वैलेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एक्सपेक्टेंसी। ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन है। क्या बोला है? ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन, तीन चीज पूरे हो गए तो आप मोटिवेट हो सकते हो। अब हमको देखना है भाई ये तीन चीज क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैलेंसी बात करेंगे, बराबर है? कि जैसे वैलेंसी को हम लोग अगर मेरे शब्दों में कहा जाए तो इच्छा, डिजायर, इच्छा, कि पर्टिकुलरली कोई चीज हासिल करने की आपको कितनी इच्छा है, एक होता है वैलेंसी, बराबर है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंसी। इच्छा कितनी है? अगर आपको वो चीज की कुछ पड़ी ही नहीं है तो वो चीज आपको मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट मीन्स आपका वैलेंसी बहुत लो है। आप समझ रहे हो? वंस अगेन आई रिपीट, विक्टर रूम क्या बोल रहा है? विक्टर रूम ये बोल रहा है कि मोटिवेशन कब आता है? जब ये तीनों चीज प्रॉपरली मिल जाते हैं। तीनों चीज क्या है? वैलेंसी, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटैलिटी और तीसरा है एक्सपेक्टेंसी। तो इसमें वैलेंसी क्या है कि मैंने बताया कि एक इच्छा, कि इंसान को कोई चीज हासिल करने की कितनी इच्छा है, डिजायर कितना है, बराबर है? तो जैसे ये इट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम और रिवॉर्ड, कि तुमको क्या चीज कितना चाहिए वो है वैलेंसी। उसको हासिल करने का जो जिद है, जुनून है, इच्छा है, वो कितनी है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि वैलेंसी 0 है। सीधी सीधी बात करते हैं हम लोग कि एक बंदा है जो बहुत ही बेसब्री से प्रमोशन चाहता है, वेरी ईगर टू गेट प्रमोशन। अब वो प्रमोशन के लिए कितना भी मेहनत करने के लिए तैयार है कि मुझे प्रमोट होना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे इसका वैलेंसी बहुत पॉजिटिव है। क्या होता है? मतलब वो चीज हासिल करने की इसको बहुत ज्यादा जुनून है, वैलेंसी पॉजिटिव है। अब वो ऐसा बोलता है कि मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंसी 0 है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 है। बट कोई बंदा ऐसा भी रहता है, वो बोलेगा कि नहीं मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो चलेगा, अरे कौन हेडेक पालेगा यार, प्रमोशन मिलेगा तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा काम, ज़्यादा, तो वो बोलता है कि नहीं भी मिलेगा तो अच्छा है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि वैलेंसी नेगेटिव है। आप समझ में आ रही बात? तो इसीलिए आप मोटिवेट कब हो सकते हो? आई विल कम टू द पॉइंट बेसिक, तुम्हारे लिए स्पेशली मैं एक पॉइंट पे आ जाऊंगा, लेकिन आप ये थियरी समझो पहले। थियरी समझाने के बाद मैं पर्टिकुलर वो पॉइंट समझाऊंगा। जैसे आज तुम्हारे में वैलेंसी पढ़ने की या पास होने की कितनी पॉजिटिव है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मान के चल जाते अंदर ही अंदर, डीप इन देयर हार्ट्स, वो लोग ये मान लेते कि सर दे वोंट शेयर इट टू एनीवन, वो किसी से शेयर नहीं करते, वो बोलते कि अंदर के अंदर उनको पता है आई एम गोइंग टू फेल। तो नो, अब यहाँ पे तुम्हारा वैलेंसी लिटरली नेगेटिव हो जाता है। आप समझ रहे बात? वैलेंसी नहीं, मुझे पास ही होना है, कोई भी कंडीशन कैसे भी करना है। एंड तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो चीज़ हासिल करने का आपका इच्छा बहुत स्ट्रांग है, तो आपका वैलेंसी बहुत पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं आपके मोटिवेशन के लिए वो चीज़ ज़रूरी है कि नहीं? यस, यही विक्टर रूम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। गॉट द पॉइंट? 2 नंबर। दूसरी चीज़ जो होती है वो है इंस्ट्रूमेंटलिटी। आई विल ट्राई टू, मतलब मैं एग्जाम्पल्स तुम्हारे दूंगा तो तुम्हारे को और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है डीप तुम्हारे थॉट्स के अंदर वो कुछ कर रहा है, पिंच कर रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। सेकेंड चीज़ है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। अब इंस्ट्रूमेंटैलिटी को हम लोग कैसा बोलेंगे कि अगर आपका वैलेंसी पॉजिटिव है तो आपको क्या करना चाहिए? यानी आपका वैलेंसी पॉजिटिव, आपको पास ही होना है या आपको पास होना है, आपको अच्छे परसेंटेजेस निकालने हैं, तो ये आपका सेकेंड लेवल आउटकम हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करके उसको पढ़ना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा। हिम्मत तो नहीं हारनी है, किसी भी सूरत में हिम्मत तो नहीं हारनी है, राइट? हिम्मत नहीं हारेंगे सर, क्योंकि हम हर वो छोटा मोमेंट मिस नहीं करना चाहते जो हमारे पढ़ाई से हमको अलग करे। हमको पूरा वक्त देना है अपने पढ़ाई के लिए और हिम्मत नहीं हारना है। मेरे को मालूम है द टारगेट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत कम टाइम में पोर्शन ख़त्म हो रहा है। देखो ना आज का तारीख क्या, और उसके हिसाब से अपना ये लेक्चर कौन सा चल रहा है, 3rd मॉड्यूल। उसमें भी मैं तुम्हारे को 4th मॉड्यूल के थोड़े क्लिप्स बना के देने वाला हूँ। तो कट टू कट सिचुएशन है, फाइनेंस है सर, इकोनॉमिक्स है, बट एनी हाउ हिम्मत तो नहीं हारना है सर, बिकॉज
ये हमारे करियर का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वी आर गोइंग टू गेट दैट ग्रेजुएटेड, इम्पॉर्टेंट। तो जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे ना तो उसका मज़ा भी नहीं आएगा ना आउटपुट मिलने का। तो यही है इंस्ट्रूमेंटैलिटी कि तुम कितने प्रैक्टिकल हो चीज़ को लेके, कि कितना लेवल पे तुम पढ़ोगे। अपने आप की लड़ाई है ये कि तुम कंफर्ट जोन में जाना चाहते हो कि कंफर्ट जोन से बाहर आके तकलीफ लेना चाहते हो। नो पेन नो गेन। जहां पेन होने लगा, जहां नींद आने लगी, अपने आप से तुम कितना लड़ते हो। पेन हो रहा है तो ही तो गेन होगा ना। अगर मैं जिम जाता हूं और मैं पर्टिकुलरली कोई भी एक्सरसाइज कर लेता हूं बट उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अब पर्टिकुलरली जो बॉडी पार्ट आप बनाना चाहते हो वहां पेन हो रहा है तो मतलब वो पार्ट गेन होएगा। बात समझे? उसी तरह हमको ये देखना है कि अभी तुम्हारे को लिटरली कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तो वो इंस्ट्रूमेंटेलिटी, वो प्रैक्टिकलिटी को तुमको देखना है कि भाई अगर तुम्हारे को तुम्हारा डिजायर बहुत अच्छा है, तुम्हारा वैलेंसी बहुत अच्छा है, तो तुमको प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? पढ़ना पड़ेगा लिटरली, यू हैव टू। ये अपने आप की लड़ाई है, ये अपने आप से लड़ाई है। अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, 3-4 दिन में भी पासा पलट सकता है। बात को समझो, पलट सकता है लिटरली। और मैं अक्सर ये देखता हूँ कि आपकी नीयत में होती है बरकत। अगर आप नियत कर लो कि मेरे को करना है तो सब कुछ, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, सारी कायनात उसे आपको उसको मिलाने के लिए 100%, वो कहीं ना कहीं एक ट्रू बात है। आप वही आंसर पढ़ते हो, वही आंसर आता है, परफेक्शन के साथ आप पेपर लिखते हो। उसके बाद जब पेपर खत्म हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है पूरा बुक देख के, अरे यार मैंने क्या पढ़ा, वही आया वही हो गया। तो हिम्मत नहीं हारना। बात समझे? ठीक है। तो वो ये है कि आपको चाहिए कि आपको सेकंड लेवल आउटकम चाहिए अगर, तो आपको फर्स्ट लेवल पे क्या करना है वो देखना है। जैसे फर्स्ट लेवल पे तुमको पढ़ाई करनी है, अगर तुम चाहते हो कि सेकंड लेवल पे पास हो जाए, तो फर्स्ट लेवल आउटकम पढ़ाई है, सेकंड लेवल आउटकम जो है पास होना है। ठीक है, समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। बात समझे? तो वो होता है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। पहले हो गया चाहिए कि नहीं चाहिए, डिजायर, करना क्या पड़ेगा। अब थर्ड जो है वो है एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अब ये बात आ गई असली। जो इंसान खुद पे भरोसा नहीं करता उस पे कोई और भरोसा कभी नहीं करेगा। पहले खुद पे तो भरोसा करो। और यहां पे वो जरूरत है कि डीप इन योर माइंड जब जो ख्याल आता है कि यू आर गोइंग टू फेल, तो मतलब आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं। अंदर अगर ख्याल आ रहा है कि नहीं सर डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये नहीं, मैं करूंगा क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है। मालूम है टारगेट डिफिकल्ट है, अगर टारगेट डिफिकल्ट नहीं देता तो इतने सारे लोग कैसा अटेम्प्ट करते। टारगेट डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं, बट ऐसा नहीं कि सर मैं कर नहीं सकता, आई हैव फेथ ऑन मी, कर सकता हूं। और वही है अपना एक्सपेक्टेंसी, कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन वन सेल्फ कि आई कैन डू इट। और वो डिपेंड करता है आपकी सेल्फ एफिकेसी पर। क्या किस पे? सेल्फ एफिकेसी पे। आई थिंक सो वही है कि स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ दैट वंस एफर्ट विल रिजल्ट इनटू कंप्लीशन ऑफ टास्क। मैं अगर सर दिल पे लूँ ना तो मैं ये टास्क को पूरा कर सकता हूँ। ये तीन चीज जब पूरे कंबाइन होते ना तब रूम के अकॉर्डिंग में बंदा पूरी तरह मोटिवेट हो जाता है। बात समझे? एक कोई चीज हासिल करने की इच्छा, डिजायर, बराबर है, कितना स्ट्रांग डिजायर है वो चीज हासिल करने का। दूसरा प्रैक्टिकल, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड लेवल आउटकम को लेने के लिए फर्स्ट लेवल आउटकम पूरा करना पड़ेगा, मतलब प्रमोशन के लिए परफॉर्मेंस, पास होने के लिए अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा। और तीसरा अपने आप पे भरोसा करना कि वाकई में मैं कर सकता हूँ। अगर कोई टॉपिक आज भी मुझे समझ में नहीं आया ना तो हार्डली अगर मैं दिल पे लूँगा इट विल टेक 15 मिनट्स टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। एटलीस्ट आई विल अटेम्प्ट दैट टॉपिक इन कम इन एग्जाम। बट सर हार नहीं मानूंगा, क्योंकि आपको पता है हारना और हार न मानना इसमें बहुत फर्क है। हार नहीं मानने का। ठीक है, तो ये है अपना, देखो इंस्ट्रूमेंटैलिटी में भी लो प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, एग्जाम डायग्राम्स वगैरह बना सकते हो। आई होप अभी ये जो है मॉडल कैसे ऑपरेट होता है वो देखेंगे। ये जो मॉडल ऑपरेट होने का वजह है कि ये मतलब ये बता रहा है कि तीनों चीज जब कंबाइन होती है ना तो बंदा हाईली मोटिवेट होता है। राइट। दूसरी बात, अगर वैलेंस हाई और पॉजिटिव है और एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेंसी लो है
तो तुम पूरा पास तो सबको होने गए, कौन बोलता है पास होने की इच्छा तो सबकी है, बट कहाँ है इंस्ट्रूमेंटैलिटी और अपने आप का भरोसा? हो सकेगा? हो जाएगा? नहीं होएगा। आपको वैलेंस आपका पॉजिटिव है बट इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एक्सपेक्टेंसी लो है तो आपका काम नहीं हो। आपको तीनों चीज अगर आप एक रिदम में लेंगे तो आपका काम होएगा। ठीक है, इवैल्यूएशन देखेंगे हम लोग। इवैल्यूएशन की बात करेंगे कि तो मॉडल तो अच्छा है ही, आप देख सकते हो। देन कौन सा रिवॉर्ड, इवैल्यूएशन के अंदर हम लोग एडवांटेजेस भी देखेंगे और थोड़ा सा हम लोग इसको पर्टिकुलर कि भाई कौन सा रिवॉर्ड एम्प्लॉय का। अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए सबसे पहला तो आउटकम वही है ना सर, एग्जाम और पास होना, वही एक इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें एफर्ट्स तुम्हारे क्या है, लिमिटेशंस आप रीड कर सकते हो क्योंकि अपने को थियरी समझ में आ गई। मैकग्रेगर्स एक्स एंड वाई थियरी, अब ये थियरी कंप्लीटली डिफरेंट है। सेकेंड थियरी समझा? तीन चीज कौन सा है? देखो एक्सप्लेनेशन अगर दिमाग में उसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो पढ़ना काफी है। हमको 100% मालूम है कि एक थियरी आने वाली है, मैं तीनों चारों एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, ये हो गया। तीन चीज बताया मैंने, पहला है वैलेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, एक्सपेक्टेंसी। तीनों चीज जरूरी। वैलेंसी बोले तो क्या, कोई चीज हासिल करने का उतना डिजायर। सेकंड, उसके लिए आप क्या करना जरूरी है, पास होने के लिए उतना लेवल पे पढ़ना जरूरी है। तो पास होना सेकंड लेवल आउटकम है और पढ़ना फर्स्ट लेवल आउटकम है, तो ये दो हुआ। और तीसरा जो है वो है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी मतलब आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो क्या आ रहा है आपके मन में। अगर आपके मन में आ रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा तो ये क्या है, ये मतलब आपका एक्सपेक्टेंसी आपके एफर्ट्स पे शक कर रही है। आपको 100% यकीन है कि नहीं सर अगर मैंने दिल पे लिया तो कर दूंगा, तो ये होता है आपका एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव, हाई प्रोबेबिलिटी, वो चाहिए। ये तीनों चीज अगर आपको मिलता है तो मोटिवेशन हाई होता है। नाउ मैकग्रेगर्स थियरी एक्स वाई, अब यहां पे उन्होंने जो ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज अपने थियरी के अंदर ये प्रपाउंड किया है। एक्चुअली ये मैकग्रेगर जो बंदा है इन्होंने अजम्पशंस के ऊपर काम किया है। क्या किया है? अजम्पशंस के, मतलब अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं ये सपोर्टिव है, मैं अगर इनको गाइड करूंगा तो ये अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बात समझे? तो मतलब मेरी सोच आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर मैनेजर या अगर हायर अथॉरिटीज को ऐसा लगता है कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज है वो क्रिएटिव है, वो मतलब सपोर्टिव है, तो मतलब मेरी सोच या ऑर्गेनाइजेशन की सोच उनके लिए पॉजिटिव है। और अगर मेरी सोच जैसे आपके लिए कि नहीं ये लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ये लोग को बिल्कुल भी वो चीज़ की पड़ी नहीं है, आप समझ रहे, तो अगेन क्या होगा मालूम है क्या, मेरी सोच आपके लिए क्या दिखा रही है, नेगेटिव। तो मेरा बिहेवियर आपके लिए कब चेंज होगा, जैसी मेरी सोच है, अजम्पशन है। मैं अगर आपके बारे में थियरी एक्स अज्यूम करता हूं तो मतलब नेगेटिव करता हूं, अगर मैं आपके बारे में थियरी वाई अज्यूम करता हूं तो मतलब पॉजिटिव करता हूं। तो थियरी एक्स वाला मेरा एक्शन अलग रहेगा, थियरी वाई वाला मेरा एक्शन अलग रहेगा। और यही बात के ऊपर और ये थियरी आ गया तो बहुत ईजी है लिखना। क्यों? क्योंकि आपको सीधा सीधा लिखना है कि मैकग्रेगर्स का थियरी ये है एंड देन यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स। और ऑल द पॉइंट्स लिखने के लिए आपको सीधा व्हाइट ब्लैक, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ही लिखना है। जैसे आप देख रहे हो पहला पॉइंट है क्रिएटिविटी, तो थियरी एक्स का अजम्पशन क्या रहेगा कि पीपल आर नॉट क्रिएटिव, दे आर वेरी लेजी, आप समझे। और थियरी वाई ने दे आर क्रिएटिव, उल्टा ही लिखने का है, आपको सिर्फ सेंटेंस अपोजिट लिखना है। ठीक है, मतलब थियरी एक्स नेगेटिव और थियरी वाई पॉजिटिव। फिर वो कोई भी मामला हो, जैसे मामला ये है क्रिएटिविटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक्टिवनेस का, चैलेंजेस का, आप समझे, उसका कीवर्ड आपको दिया है फूल्स एंड कार्स। क्या है? फूल्स एंड कार्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया है कि थियरी एक्स वाले को लोअर लेवल नीड चाहिए, थियरी वाई वाले को हायर लेवल नीड चाहिए, बात समझे। थियरी एक्स वाले जो है अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करते और थियरी वाई वाले अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, आप समझे, तो दोनों में फर्क है। अब ये हो गया, अब आपको खाली पॉइंट लिखने का है, अपोजिट लिखने का। मेरे को बताओ क्या आराम से नहीं लिख सकते थियरी? जो बच्चे लोग ने आज क्लास मिस किए उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, बट इसीलिए मैंने लेक्चर रिकॉर्ड, समझे? ठीक है,
तो हम लोग को अपोजिट वर्ड, मसला आएगा कॉन्क्लूड करने में। कहा आएगा? कॉन्क्लूड करने के। भाई कॉन्क्लूड क्या किया जाए? तो कॉन्क्लूड के बारे में मैं तुम्हारे को बताता हूं कि एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे लोगों का मतलब ये कंक्लूजन ऐसा है कि थियरी एक्स जो है नेगेटिव अजम्पशन रखता है, थियरी वाई मतलब पॉजिटिव अजम्पशन रखता है, और थियरी वाई रहेगा तो वो मैनेजर जो है काफ़ी लीनियंट रहेगा, फ्रेंडली रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरी सोच आपके बारे में पॉजिटिव। थियरी एक्स रहेगा तो मेरी सोच आपके बारे में नेगेटिव हो जाएगी, एंड देन वो नेगेटिव अजम्पशन करेगा और फिर वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरी सोच आपके बारे में नेगेटिव है, इसलिए मैं आपको बहुत क्लोजली सुपरवाइज करूंगा, बहुत स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप नेगेटिव, थियरी एक्स अजम्पशन रखता हूँ आपके बारे में, थियरी वाई रखता हूँ तो पॉजिटिव है, तो मैं एकदम लीनियंट रहूँगा, फ्रेंडली रहूँगा। समझे बात को? तो इसका मतलब ये हो गया कि सर जो मैनेजर थियरी एक्स अजम्पशंस रखते हैं दे आर बैड मैनेजर्स, एंड थियरी वाई जो अजम्पशंस रखते हैं दे आर गुड मैनेजर्स। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। दिस अजम्पशन, दिस कंक्लूजन डज नॉट होल्ड ट्रू कि अगर मैं थियरी एक्स का अजम्पशंस रखता हूं तो मैं अच्छा मैनेजर नहीं हूं, क्योंकि थियरी एक्स वाला क्या करेगा? स्ट्रिक्ट रहेगा अजम्पशन रखने वाला, और थियरी वाई वाला कैसा रहेगा? लीनियंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, सपोर्टिव रहेगा, फ्रेंडली रहेगा। तो ये अच्छा मैनेजर है, ये अच्छा मैनेजर नहीं है, ये अच्छा मैनेजर है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप वाकई में थियरी वाई अजम्पशन रखना चाहते हो, थियरी आप यही चाहते हो कि मेरी सोच आपके लिए पॉजिटिव रहे, लेकिन शॉर्ट रन के लिए मुझे थियरी एक्स होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में अगर मैं वाकई में थियरी वाई वाला बनना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सोच आपके लिए पॉजिटिव रहे लॉन्ग रन में, तो मुझे कुछ देर के लिए आपको थियरी एक्स वाला अजम्पशन वाला एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा। बात समझे? वरना क्लास का पूरा डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। आप समझे? अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहा या अगर मैं तुम्हारे को लिमिटेशंस नहीं सेट करके दूंगा तो क्लास में कोई भी आके कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। आप समझ रहे हो बात को? सिमिलरली इन द ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज को पता है कि हमारा मैनेजर थियरी एक्स एटीट्यूड ले सकता है, उसको पता है वो अजम्पशंस के हिसाब से रिएक्ट कर सकता है, तो कुछ टाइम के लिए उसको स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि फिर वो आगे जाके थियरी वाई वाला प्योरली बन जाए। बात समझे? इज इट क्लियर? ये अपना कंक्लूजन है, आसानी से रीड कर सकते हो और कंप्लीट होता है। ये थियरी भी अपना कंप्लीट होता है, 3 थियरी कंप्लीट होता है, तीनों लिखना काफ़ी आसान है। हाँ, सेकंड वाले के लिए थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड टू एक्सप्लेन। चाहो तो डायग्राम वाइज एक्सप्लेन कर सकते, अगर आप चाहो तो डायग्राम वाइज एक्सप्लेन कर सकते। यहाँ पे भी डायग्राम था और वहाँ पे भी वैलेंसी का, इंस्ट्रूमेंटालिटी का और एक्सपेंडिचर का, तीनों का जो छोटा सा डायग्राम बना के लो प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी बना के लिख सकते, पॉइंट्स आसानी से लिख सकते। और तीसरा जो था ये मैकग्रेगर्स एक्स वाई थियरी, तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ अपोजिट वे में ये कंक्लूड करना है और फिर कंक्लूजन रिमार्क्स देने। इज इट क्लियर? आखिरी जो थियरी आती है वो है पिंक थियरी, और कहा जाता है कि पिंक थियरी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट थियरी, एक अलग थियरी। द सरप्राइजिंग ट्रुथ अबाउट व्हाट मोटिवेट अस ड्राइव, ये वाले बुक में डैनियल पिंक ने अपनी ये थियरी को प्रेजेंट किया है, और वाकई में ये थियरी अगर समझो तो बहुत मायने रखती है, ना समझो तो कुछ भी नहीं, समझो तो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आगे चलते ये थियरी हमको क्या बोलती है, ठीक है? ये थियरी एक्सप्लेन कर रही है कि ह्यूमन नेचर का जो मोटिवेशन है समवॉट रिलेटेड टू दिस थियरी, कि उन्होंने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम बताया कि अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओके है तो बंदा मोटिवेट होता है। मोटिवेशन 1.0, मोटिवेशन 1.0 इस सर्वाइवल के ऊपर है, तो रोटी कपड़ा मकान अगर उसको मिल जाता है तो बंदा 1.0 तक मोटिवेट होता है। अपग्रेड करना है और मोटिवेट होना है और आगे बढ़ना है तो 2.0 पे जाना पड़ेगा। क्या पे जाना पड़ेगा? 2.0, जहाँ पे यहाँ पे वो एक्सप्लेन करता है कि डिपेंड्स, अब बेसिक चीजें तो आपकी पूरी हो रही है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको आगे इनाम चाहिए या पनिशमेंट चाहिए। और जब आप वो लेवल पे चले जाते हैं, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक की बात है, क्या की बात है? कैरेक्टरिस्टिक की बात है कि अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, और अगर आप अच्छी मेहनत नहीं करोगे तो आपको यू हैव टू सफ़र इट, यू हैव टू सफ़र फॉर इट। यानी अगर आप अभी
अच्छी तरह मेहनत करेंगे तो पास हो जाओगे, और अगर आप उतना मेहनत नहीं करेंगे तो यू हैव टू फेस दैट फेलियर का रिजल्ट। बात समझे? पर ठीक है, अब ऐसा होता है कि मोटिवेशन 3.0 के लिए उसने एक, मतलब इसके आगे जाके बात बोला है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन 3.0 ना, तो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अबाउट स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉइज, एक जनरल मोटिवेशन की बात है। वो बात अलग है कि मैं बात बात पे आज स्टूडेंट्स का ही एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यू विल गेट मोटिवेटेड। बट ठीक है, आई विल कम बैक टू इट। बट जनरल मोटिवेशन की बात करें तो इंसान की बेसिक चीज़ें पूरी होती है तो उसको थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम उसका 1 पूरा होता है, फिर सेकेंड पूरा होता है, और थर्ड पूरा होने के लिए आपको दोनों सिस्टम पूरे होना चाहिए, तब जाके आप थर्ड की बात कर सकते हो। थर्ड क्या है? मेंटेन द सेम बेस ऑफ 1 and 2, बट एज द ह्यूमन स्टिल हैव द बिहेवियरल ड्राइव फॉर सर्वाइवल एज वेल ड्राइव फॉर रिवॉर्ड्स। अब डैनियल पिंक ये बात बता रहा है कि मोटिवेशन के लिए आपके अंदर से टाइप 1 बिहेवियर, मतलब अगर एक्सटर्नल आपको रिजल्ट चाहिए तो आपका इंटरनल जो है फैक्टर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और वो फैक्टर्स एक्सप्लेन करने के लिए उसने 3 चीजों पे बहुत खास ध्यान दिया है। मेरी बात अच्छी से समझे। उन्होंने बताया मोटिवेशन 1.0 बेसिक सर्वाइवल है, मोटिवेशन 2.0 जो है वो आपको सीधा सीधा ये बताते हैं कि काम करोगे, अच्छा काम करोगे तो इनाम मिलेगा, अच्छा काम नहीं करोगे तो भुगतना पड़ेगा, 2.0। बट उसके बाद अगर आपको लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होना है तो उसके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इंट्रिंसिक आपके अंदर जो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या है? वो 3 चीज़ें, एक ऑटोनॉमी, दूसरी मास्टरी, और तीसरा पर्पस। माय डियर स्टूडेंट्स, लुक हियर एंड टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी, ये तीनों चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं रीड करने को बैठा तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए मैं ऑटोनॉमी की बात करता हूँ। ऑटोनॉमी की बात यह है कि आपको आज़ादी है चीज़ करने की, कोई रोक टोक नहीं। मैं तुमको पूछता हूँ, अगर तुम रात के 3 बजे तक भी पढ़ते बैठोगे तो क्या तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हारे को रोकने वाले? मतलब यहाँ से तुमको पूरी ऐसी बात एक्चुअली जो है ये है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, बट समवेयर और दी अदर आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट विद यू पीपल। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुझे पूरी आज़ादी है काम करने की, मैं कितनी भी मेहनत करूं, स्काई इज माई लिमिट, आसमान है मेरी उड़ान, तो जितना ऊंचा जा सकते जाओ, मेहनत करते जाओ। कोई रोकने वाला है कि भाई तू मेहनत मत कर, तू आगे मत बढ़, तू चाहे उतनी मेहनत कर सकते, चाहे उतना अच्छा काम कर सकता है, चाहे उतना आगे बढ़ने की तेरी क्षमता है तो बट कोई रोकने वाला नहीं। यू हैव दैट ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब आज़ादी। बात समझे? रीड करो, समझ में आया। दूसरा होगा मास्टरी। क्या होगा? दूसरा है मास्टरी। और मास्टरी के अंदर ये है कि आप पर्टिकुलरली वो चीज़ करने में कितना खुश होते हो, आपको कितना मज़ा आता है। पता है, जो चीज़ तुमको बहुत पसंद है वो चीज़ करने में आपको कभी थकान नहीं लगती। आपको अगर गार्डनिंग पसंद तो बैठ जाओगे 3-4 घंटा, वो मिट्टी निकालोगे, वो पौधा ये करोगे, टाइम चले जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत पसंद है। और वही चीज़ को जो बहुत बोरिंग लगता रहेगा ना, वो बहुत दूर भागेगा। मतलब आपको जो चीज़ पसंद है वो करने में आपको कितना मज़ा आता है, दैट इज़ कॉल्ड मास्टरी। इनफैक्ट उसके लिए आपको वो कला आनी भी चाहिए। बात समझे? जैसे एक सिंपल चीज़ है कि सर ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम हमको अटेम्प्ट करने नहीं आता है। आप समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम हमको अटेम्प्ट करने नहीं, तो यू विल नॉट एंजॉय सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। बट वंस यू नो द कंसेप्ट ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम ना, तो यू विल लिटरली एंजॉय सॉल्विंग द प्रॉब्लम, क्योंकि फटाफट तुम्हारे को आंसर्स आते जाएंगे, तुम्हारे को उसका आउटपुट मिलते जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, तो यू विल बी हैप्पी विद दैट एंड यू कीप एंजॉइंग दैट। लेकिन अगर तुमको कुछ नहीं आया, कुछ कंसेप्ट कंफ्यूज कर रहा है, इरिटेट हो रहा है दिमाग में, तो यू विल नॉट एंजॉय दैट, यू विल गो फार अवे फ्रॉम दैट। ये समझे ह्यूमन साइकोलॉजी। आखिरी में इसकी बात आती है पर्पस पे। काय पे? पर्पस। तो पर्पस मतलब क्यों हासिल करना चाहते हो, क्यों पास होना चाहते हो? सवाल तो ये होता ना, आपको काम करने की पूरी पूरी आज़ादी है, आप वो चीज़ काम करना पसंद करते हो, और अगर आपको अच्छा गाइडलाइंस मिले तो और ज़्यादा मज़ा आ रही है, यू कीप एंजॉइंग डूइंग दैट थिंग। आखिरी में क्यों कर रहे हो? पर्पस। क्यों कर रहे हो?
क्यों पढ़ रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों पास होना है, क्वेश्चन मार्क, क्यों? पैसा, जॉब, और कुछ? क्यों पास क्यों होना है? अरे क्यों होना है, क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या रीजन है उसके पीछे, क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, क्यों रात दिन मेहनत करोगे, क्यों? क्या हासिल करना चाहते हो और क्यों हासिल करना चाहते हो? बोलो ना। फ्यूचर अच्छा होगा। फ्यूचर अच्छा होगा। एक बात तुमको मैं बताता चलो माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, ऐसे कई लोग हैं, इंडिया 150, मतलब इतनी सारी आबादी का देश है, और यहाँ पे कितने सारे लोग पढ़े लिखे स्ट्रगल करते हैं जॉब के लिए। तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो लिखोगे तो ही आपको जॉब मिलेगा? ऐसे कई लोग हैं जिनका जो ये एंटरप्रेनर्स है वो पढ़े लिखे नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये आपका बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। बट हाँ, डेफिनेटली यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस इफ यू विल पास इन दिस एग्जाम, इफ यू विल गेट सम गुड रिजल्ट इन दिस। बट दैट डजंट मीन कि कन्फर्म तुम्हारा फ्यूचर उसके ऊपर बेस्ड है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्यों? आई टेल यू, एक स्पेशल वजह होना बहुत ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। सी, डीप इन योर माइंड एवरीबडी नोज दैट कि बेसिक वजह क्या है। मेरे हिसाब से आपके लिए बेसिक वजह है ये कि आपके पेरेंट्स। खुद सोचो ज़रा कि TY BCom का जो स्टूडेंट होता है वो बाप के ऑलमोस्ट कंधे पे आ जाता है, राइट? अगर वो फेल होने का रिजल्ट सुनते हैं तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी, उनको ऐसा लगेगा उनका कंधा टूट गया। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, बचपन से लेके आज तक उन्होंने जो स्ट्रगल किया, ही विल नॉट टेल एनीवन, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है उनको। क्या बोलने की जरूरत रहेगी? लेकिन डीप इन देयर माइंड वो लोग को ऐसा लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं वो जिंदगी के रेस हारते जा रहे हैं, जितनी उम्मीदें उनको है वो हारते जा रहे हैं। इसलिए बेटर ये है कि ये एक ठोस वजह है सर। क्यों? क्योंकि सर मेरी तरक्की की सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरी माँ को है, मेरे पास होने की सबसे ज़्यादा खुशी तो, जितना लाइटली मैं ले रहा हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा वो सोचते रहती है कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल फ्यूचर क्या होगा। और जब उसके चेहरे पे वो चमक आती है कि जब वो पास का रिजल्ट सुनती है तो बोलती जा बेटा तो लाइफ में कामयाब होगा, वो तुम्हारा अचीवमेंट है। नहीं तो मैं तुम्हारे सामने यहाँ कभी खड़ा नहीं रहता, क्योंकि सपने में भी और गलती से भी मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेसर बनूँगा या मैं लेक्चर्स दूंगा। आई हैव सम मल्टी वर्क अदर्स ऑल्सो। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी मम्मी ने मुझे ये बोला था कि बेटा तेरा रिजल्ट पास हो या फेल हो, तू आजा घर पे, मुझे तेरी बहुत फिक्र है रिजल्ट के दिन। और मैं वाकई में जब घर पे गया, मम्मी को रिजल्ट बताया, तो मम्मी ने बोली कि जा बेटा तू कामयाब होगा। मतलब ये सर, मैं कामयाब हूँ या नहीं हूँ ये बात मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन मैंने मेरे माँ बाप का अगर दिल दुखाया ना, और अगर मैंने मेरे माँ बाप की दुआ ले लिया ना, तो 100% सर दुनिया की कोई ताकत मेरे को मेरा फ्यूचर बनाने से नहीं रोक सकती। बात समझ में आ रही है? ये ठोस वजह है। जो हुआ उसको भूल जाओ, पास्ट में अभी पास का रिजल्ट लाओ, ताकि उनको ये यकीन हो जाए कि सर बहुत कम टाइम था तो भी मैं पास हो सकता था। हो गई गलती मेरी पिछले सेम 1 में कि कहाँ मुझे कुछ ऐसा अभी नहीं। और मैं क्या बोलता हूँ, वक्त तुम्हारे साथ है अगर तुम अपने अंदर वो जज्बा क्रिएट करते हो। बोलने के लिए बहुत कुछ है, हम जब देखते हैं तो जब हमारे डैडी का स्ट्रगल सोचते हो तो देखो, और तुम लोगों को भी ये समझ में भी नहीं आएगा जब तक तुम वो जगह पे नहीं पहुंचेंगे। जब तक तुम वो जगह पे नहीं पहुंचोगे तुम्हारे को वो एग्जैक्ट फीलिंग कभी आ नहीं सकती जो मैं बोल रहा हूँ। बात समझे? और वही है हमारा मेन पर्पस।
सर मेरा मेन पर्पज़ है कि मैं एकेडमिकली क्वालिफाइड तो होगा, लेकिन साथ ही साथ जो जिस नीयत से मेरे माँ बाप ने मुझे उस डायरेक्शन में पढ़ाने के लिए पूरी जद्दोजहद की है, वो अगर उनको मैं रिटर्न उसका आउटपुट दे दूं तो उनकी तो दुआ दिल से हमारे लिए निकलने ही वाली है। तो ऐसे कई ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं जो लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। हमको उनको नहीं देखना है, हमको अच्छे से, नो डाउट अभी ये बात कोई ऐसी नई नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि भाई अच्छा पढ़ो लिखोगे तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा। सर वो तो है ही, यू नीड टैलेंट ऑल्सो एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस ऑल्सो टू प्रोग्रेस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बरोबर है? ये बात तो कॉमन है। वो तो तुमने बोला सर फ्यूचर ब्राइट होगा, जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो तो है, उसकी एलिजिबिलिटी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सर माँ बाप की दुआ, कि अगर आपको माँ बाप के कहीं उनका दिल दुखता है तो हमको उससे बहुत बचना है। पूरी कोशिश करो, अच्छे से कोशिश करो कि एक एक टाइम यूटिलाइज करूँगा सर मेरे लिए नहीं, वो चमक मेरी माँ के आंखों में देखने के लिए। बात समझ रहे बात को? हाँ, तुम्हारी नीयत अच्छी है तो डेफिनेटली मैंने बोला हूँ वो शाहरुख खान का डायलॉग, पूरी कायनात लग जाएगी आपको उचित, कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी नहीं मिला तो बात अलग है, लेकिन तुम्हें कोई भी मौका छोड़ना नहीं है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, पॉजिटिव हो जाओ। मेरे को 100% मालूम, मुझे क्या, जितने टीचर्स हैं, जितने प्रोफेसर्स हैं, सबको ये फील हो रहा है। इनफैक्ट हमारे सिराज सर ने तो वीडियो भी बनाया था यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करते हुए कि थोड़ा सा एग्जाम को ज़्यादा टाइम दे दिया, कम टाइम है, वी नो दैट, लेकिन वो कहते हैं ना लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है। सच्चा योद्धा ये वो है कि लहरों के अपोजिट तैर के दिखे, लहरों को चीरते हुए। तो बस ये ऐसे ही समझो कुछ कि कम टाइम में हमको एग्ज़ाम का ये पूरा करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बराबर है, और तुम लोग कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू मेक अ स्मार्ट प्लान, फील कॉन्फिडेंस एंड स्टे पॉजिटिव। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयज मोरल को लेके क्या है, समझे? पर्पज समझे? मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज द एम्प्लॉयज टू फाइंड द पर्पज ऑफ देयर वर्क। क्यों हासिल करना है ये, और मैंने तो तुम्हारे को बता दिया बहुत अच्छे तरीके से क्यों हासिल है। अब वो बात कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अप्लाई होती है, सेम चीज, समझे? इज इट क्लियर? ओके, एम्प्लॉयज मोरल की बात करें तो एम्प्लॉयज मोरल क्या होता है, मैंने बताया, एबिलिटी टू कोऑपरेट। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज कितने तैयार है, कितने रेडी है कोई भी चैलेंजेस फेस करने के लिए, और अगर वो कोई भी काम करने के लिए, ओवर टाइम करने के लिए, कहीं से भी कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मॉरल बहुत हाई है। अगर कोई काम को अवॉइड कर रहा है, इस तरह से मतलब रिएक्शन दे रहा है कि सर क्या और 1 घंटा रुकना पड़ेगा क्या, और 2 घंटा रुकना पड़ेगा क्या, तो डेफिनेटली हम लोग बोलूँगा मॉरल बहुत लो है। बट हाई है लो है उसे कम ज़्यादा किया जा सकता है, अगर लो है तो उसे हाई किया जा सकता है। ठीक है, वो कैसे, कौन कौन सी बातें हैं जो जिसकी वजह से मॉरल अफेक्ट होता है? ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के इमेज, बराबर है, अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मॉरल हाई रहेगा। ठीक है, गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी ऑफ सुपीरियर्स, आपके सुपीरियर्स कैसे, अगर आपके सुपीरियर्स आपको बात बात पे सपोर्ट करते, मोटिवेट करते, तो आपका मॉरल हाई रहेगा। आपका नेचर ऑफ टीम मेंबर्स, आपका माहौल ही सड़ियल है तो आप भी वो सड़ियल जैसा सोचेंगे। लेकिन अगर माहौल जो है, आपके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है, वो भी अगर ये सोचेंगे कि नहीं सर कैसे भी करके हमको पढ़ाई तो करनी ही है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपका भी मॉरल हाई हो जाएगा। बात समझे? रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशंस, वर्किंग कंडीशन, ये सारी बातें जो है आपको ये बताएगा कि मॉरल, जिसकी वजह से मॉरल पे फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल वेलफेयर फैसिलिटीज, अगर तुम्हारा कोई बहुत केयर करे, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका बहुत केयर कर रही है, आपकी तबीयत खराब है तो आपके लिए रूटीन चेकअप भी रख रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो वन वे और द अदर दे आर गिविंग दैट वेलफेयर फैसिलिटीज टू यू, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये लोग हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो हम भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, तो मॉरल हाई रहेगा। खैर, ये सारे पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, ये मेजरमेंट भी आप उसके साथ में गो थ्रू कर लेना। यस, EQ और SQ,
देखो क्यू मतलब क्वोशंट, क्वोशंट मतलब कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज मतलब वो काबिलियत, कि आप में अगर अच्छा नॉलेज है तो हम लोग बोलेंगे आपका आईक्यू स्ट्रांग है, बराबर है। आईक्यू, नॉलेज है, एबिलिटी है, टैलेंट है, तो बोलूँगा आईक्यू बहुत अच्छा है, बराबर है। आईक्यू मतलब व्हाट आई थिंक, आपकी सोच क्या है, आपका नॉलेज क्या है, वो आपको बताता है, आपका आईक्यू रिप्रेजेंट करता है। आपको क्या फील हो रहा है, ये है ईक्यू। और ये ईक्यू जो है इसे हम कहते हैं इमोशनल क्वोशंट। क्या है? इमोशनल क्वोशंट। और ये इमोशनल क्वोशंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत मायने रखता है, क्योंकि बंदा जब स्ट्रेस में आता है ना तो उसके सारे क्यू डिस्टर्ब हो जाते हैं। दैट्स व्हाट, इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ कि स्ट्रेस में आने से या स्ट्रेस लेने से या टेंशन लेने से यू नो व्हाट, अपना परफॉर्मेंस कम होगा, बीट होएगा। इसके लिए अपन इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहेगी। ईक्यू जितना अच्छा रहेगा ना उतना ज़्यादा हमारा दिमाग चलेगा। हम लोग कभी कभी बोलते हैं सर दिमाग चलना बंद हो गया, इतना टेंशन आ गया, तो दैट डिपेंड्स ऑन ईक्यू। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ में स्पिरिचुअल, एसक्यू। एसक्यू मतलब स्पिरिचुअल क्वेश्चन, मतलब आप कितने ईमानदार हो, आप कितने ऑनेस्टी के साथ, एप्लीकेशन के साथ और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, EQ एंड SQ। ठीक है, नेक्स्ट आंसर अपन देखते हैं सीधा ये वाला, फैक्टर्स इफेक्टिंग EQ एंड SQ, बराबर है। नेचर ऑफ इंडिविजुअल, कोई कोई बंदा ऐसा रहता है कि जो बहुत छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेसफुल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और कुछ कुछ लोगों को ये इंटरनली आदत है लेट गो करने की, तो वो जिसके देखो EQ डिस्टर्ब हो गया तो सारे क्यू डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये है सबसे पहले नेचर, अपना खुद का नेचर। फिर हमारे सीनियर का नेचर, वो बंदा बात बात पे आके चिड़चिड़ कर रहा है, तो वंस अगेन अपना EQ खराब होगा और SQ खराब होगा। देन ट्रेनिंग, जितनी अच्छी ट्रेनिंग दी रहेगी, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, तो आपका EQ SQ, मतलब समझे बात को, ये सारे पॉइंट्स गो थ्रू। लास्ट वाला जो है एम्प्लॉयज ग्रीवेंसेस, ठीक है, कीवर्ड्स है अपने, एम्प्लॉयज ग्रीवेंसेस। एम्प्लॉयज ग्रीवियंसेस मतलब देखो जहां पे भी आप काम करते हो, यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद इट, कभी कभी यू हैव सम कंप्लेंट्स, ठीक है। तो ये कंप्लेंट्स जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीवियंस। क्या बोलेंगे? ग्रीवियंस। और ये कंप्लेंट आपको क्यों हो सकती है, कॉजेज ऑफ एम्प्लॉयज ग्रीवियंस क्यों हो सकती है? सर वेजेस और सैलरीज को लेके कंप्लेंट्स है, वर्किंग कंडीशंस को लेके कंप्लेंट्स है, वेलफेयर के लेके कंप्लेंट्स है, नेचर ऑफ सुपीरियर जो बहुत खड़ूस है उसको लेके कंप्लेंट है, नेचर ऑफ वर्क काम भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है उसको लेके कंप्लेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं उसको लेके कंप्लेंट। मतलब कंप्लेंट कुछ भी हो सकती है, और कंप्लेंट सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर। क्या बोलेंगे? ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर। ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर के कुछ अराउंड 5 स्टेप्स है, 5 स्टेज है। मतलब अगर आपको कोई कंप्लेंट है, एनी कंप्लेंट, कुछ भी कंप्लेंट है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, सबसे पहले आप आपके इमीडिएट सुपीरियर को बोलोगे। किसको? इमीडिएट सुपीरियर को बोलोगे कि बाबा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये इशू है। हाँ। अगर वो बंदा वो चीज को सॉल्व नहीं करता है विद इन 48 डेज, तो आप जाके सीनियर मैनेजर को पूरी कहानी सुनाओगे। सीनियर मैनेजर भी वो चीज के लिए आपसे 3 दिन मांगेगा, और 3 दिन में भी अगर वो कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती है तो आप जाओगे आगे और ऊपर, यानी ग्रीवियंस कमेटी के पास। किसके पास? ग्रीवियंस कमेटी है। तो ग्रीवियंस कमेटी को बताएंगे कि मैं गया था मेरे इमीडिएट सुपीरियर के पास, उसके बाद सीनियर मैनेजर के पास, तो वहाँ पर भी मेरा काम नहीं होगा। ग्रीवियंस कमेटी पूरा मैटर हैंडल करेगी, देखेगी, 7 दिन का टाइम लेंगे। कितना दिन का? और 7 दिन के अंदर आपको वो उसका रिजल्ट दे देगी, कि बाद डिसीजन सुना देगी ये। और अगर आप उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फिर से एक बार अपील करोगे कि बाबा आप एक बार फिर, और अपील करने के बाद भी अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप यू कैन गो फॉर वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। मतलब अभी आपको पूरी पूरी आज़ादी कि आपको क्या करना है, बात समझे। इसमें आप कोर्ट जा सकते हो, कुछ भी, देन आपको जो मिलेगा वो फाइनल। यस, एम्प्लॉयज वेलफेयर फैसिलिटीज की बात करो, अगर एम्प्लॉयज के वेलफेयर फैसिलिटीज की बात करो तो कुछ वेलफेयर फैसिलिटीज ऐसे होते हैं ना जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंपलसरी देना पड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैच्यूटरी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैच्यूटरी वेलफेयर मेजर्स, बराबर है, मतलब देना ही है। और कुछ होते हैं नॉन स्टैच्यूटरी, कुछ होते हैं नॉन स्टैच्यूटरी। तो स्टैच्यूटरी देखेंगे जैसे पीने का पानी, बराबर, बैठने की जगह, फर्स्ट एड, लैट्रिन, यूरिनल्स, कैंटीन फैसिलिटी, ये सारा इजी है, आसानी से कवर हो सकता है, ठीक है। नॉन स्टैच्यूटरी मतलब ऐसी चीज कि जो कंपलसरी नहीं है बट कंपनी चाहे तो दे सकती है, जैसे पर्सनल हेल्थ केयर, मैंने बताया, मेडिकल चेकअप, फ्लेक्सी टाइम,
असिस्टेंस प्रोग्राम और बहुत सारी चीज़ें वो तुम गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। देन हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स कंपनी आपको क्या क्या देगी वो भी बहुत, फायर प्रोटेक्शन है, सेफ्टी क्लोथिंग्स है, मशीन्स का सही जगह पे प्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है ये पॉइंट्स और कीवर्ड्स के थ्रू भी हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, अपना थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है। चारों थियरी आई होप समझ में आए, कुछ डिफिकल्टी रहेगी तो ग्रुप पे या तो मुझे बोलो, मैं उसके बारे में बता दूँ।